सो हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम अमन है एंड आज हम लोग आए हैं हमारे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिकॉज हमारा जो ये सेकेंड वीडियो आ रहा है इसमें काफ़ी लंबा गैप हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ सारी की सारी वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ, और जो भी आप लोगों का ये लर्निंग जर्नी है ये कंटिन्यू रहे टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर सेकेंड, हिस्ट्री, क्लास 10th। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसीलिए क्योंकि ये हमारे इंडिया से रिलेटेड चैप्टर है। इससे पहले जो एक चैप्टर है जो कि है द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादातर इस चैप्टर से देखे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है नेशनलिज्म। आखिरकार नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट एक्चुअली नेशनलिज्म मीन्स। ओके, सो क्लास, if we talk about the core meaning of nationalism, so the point is the feeling of oneness. It is what? It is the feeling of oneness and common consciousness that emerges among people living in a territory. Suppose we are living in India, okay, we are living in a common territory. So हमारे मन में जो एक फीलिंग ऑफ वननेस आती है, वननेस का मतलब हम सभी लोग एक हैं, एक जैसे हैं। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो इन सभी चीजों के सेम होने की वजह से हमारे अंदर जो एक फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट होती है, उसी फीलिंग को, उसी यूनिटी के फीलिंग को हम क्या बोलते हैं क्लास? दैट इज कॉल्ड बेसिकली नेशनलिज्म। ओके, अब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, द पॉइंट इज व्हेन पीपल शेयर सेम हिस्टोरिकल, political and cultural backgrounds, then this feeling emerges. Okay, now the point is, some in some cases, like in the case of India, people may speak different languages, but when it comes towards the love for their nation, towards the love of the country, that love basically unites the people of that particular country. For example, the best example is India. जैसे कि यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की आती है तब सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं एंड उसी यूनिटी के फीलिंग को, उसी कॉमन कॉन्शियसनेस के फीलिंग को, उसी वननेस के फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बेसिकली नेशनलिज्म। ओके क्लास, नाउ यहाँ पर एक पॉइंट क्या आता है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे क्लास। Nationalism acts as a common thread unifying diverse cultural, linguistic, and regional groups against common oppression. Now, this is in context of British rule. Okay. Now the point is, class, nationalism ने क्या किया हमारे कंट्री के अंदर? ये एक कॉमन थ्रेड, एक धागे की तरह था जिसने कि अलग अलग डाइवर्स कल्चरल, डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ग्रुप्स को यूनाइट करने का काम किया एक कॉमन गोल के लिए। और वो कॉमन गोल था क्लास इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑपरेशन। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। सो क्लास, द पॉइंट इज, द सिंपल पॉइंट इज, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक वननेस की फीलिंग है, नेशनलिज्म एक कॉमन कॉन्शियसनेस की फीलिंग है जो हमारे मन में तब इमर्ज होती है जब हम लोग एक कॉमन टेरिटरी, एक कॉमन बैकग्राउंड, एक कॉमन एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट is people can speak different languages like in case of India, but the love for their nation actually unites them. Okay, now class, let's move towards the other point, the next point. सो स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म के बाद। अब हम लोग अपने चैप्टर के अंदर डीप डाइव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर से। ओके, एक्चुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इफेक्ट्स इंडिया पर क्या है, वहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन किस टाइप का फाइनेंशियल बर्डन? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट है क्लास, जो कि इंडिया को देखने को मिलता है। इंडिया के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। देखते हैं किस टाइप का फाइनेंशियल बर्डन था। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। नाउ क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इन सिंपल वर्ड्स उनका जो डिफेंस बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नाउ अब वो पैसा लाएंगे कहां से? ठीक है, वो अपनी कॉलोनीज को रिप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, नए नए टैक्सेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिमांड्स। ओके, सो क्लास,
द पॉइंट इज, ये जो पूरा का पूरा वॉर था, इसको फाइनेंस करने के लिए ये लोग पहली बात तो वॉर लोन्स ले रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगहों से लोन्स उठा रहे हैं, एंड इसके अलावा जो अपनी कॉलोनीज है वहां पर टैक्सेस को इम्पोज कर रहे हैं या टैक्सेस को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर दो नई डेवलपमेंट्स होती हैं क्लास। सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कस्टम ड्यूटी? नाउ क्लास, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को किसी और कंट्री में बेचना चाहते हैं, सो वो कंट्री जहां आप अपनी गुड्स को बेचना चाहते हैं, वो कंट्री अपने मार्केट का एक्सेस देने के लिए आपसे एक टैक्स लेता है, और उस टैक्स को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूं क्लास, ध्यान से सुनोगे सबके सब। द पॉइंट इज, when we want to sell our products in any foreign market, then that foreign country actually demands some remuneration, some kind of tax from us, because they are giving the market access of their particular country. So in that case, that particular tax is known as custom duty. Okay, so जो भी custom duty पहले लगाई जा रही थी, उन custom duties को और ज्यादा क्या किया जाता है क्लास, बढ़ा दिया जाता है, ताकि ये लोग अपने डिफेंस, इनका जो बेसिकली डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इसको फुलफिल कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि ये लोग एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट कर सके। इनकम टैक्स, new income taxes were introduced at that point of time, so that they can collect taxes from different traders, merchants, working professionals, and many peoples, okay, and different social groups of the societies. Okay, so these income taxes, these raised custom duties helped Britishers to meet their defense expenditure. Okay, so this was the first effect of First World War on India. Now coming to the next point, class, the price inflation thing. Now what is this, what is the meaning of this word inflation? Inflation simply means class महंगाई। आप हिंदी में इसको सीधा समझ सकते हैं, महंगाई, ठीक है। Now suppose if I am saying कि अगर कोई आइटम इस साल मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं और अगले साल वही आइटम मुझे 106 रुपीज कॉस्ट करेगी, इट सिंपली मीन्स वो जो 6 रुपीज का जो एक्स्ट्रा 6 रुपीज हम पे कर रहे हैं, वो 6 रुपीज क्या है, वो बेसिकली महंगाई है। ओके, दैट सिंपली मीन्स 6% इज द इन्फ्लेशन। 6% क्या हो गया, 6% से इन्फ्लेशन, 6% से महंगाई बढ़ गई, ठीक है। सो क्लास, प्राइस इन्फ्लेशन, चीजों की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1913 एंड 1918, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ प्राइसेस ऑफ आइटम्स इंक्रीज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। क्लास, जैसा कि मैंने बताया, ये जो वॉर पीरियड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो चीजों की प्राइसेस है ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं, ड्रास्टिकली इंक्रीज होती हैं। लाइक वैसे तो महंगाई बहुत एक कॉमन सी चीज है, अगर महंगाई नहीं होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, इन सिंपल वर्ड्स। अब आप बोलोगे कि महंगाई नहीं होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, सो आप ऐसे समझिए क्लास। सपोज हम कोई चीज इस साल 100 रुपए का खरीद रहे हैं, अगले साल 106 रुपए का खरीदेंगे, इसका ये मतलब होता है उसका प्राइस बढ़ा। प्राइस क्यों बढ़ता है? प्राइस तब बढ़ता है जब चीजों की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एंड चीजों की जब डिमांड बढ़ती है तो ये जो डिमांड बढ़ने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये सिंपली ये शो करता है दैट उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो क्लास, प्राइस तब बढ़ेगी जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा, एंड डिमांड बढ़ना सिंपली शो करता है उस कंट्री के लोगों के परचेजिंग पावर में इंक्रीज को, जो कि अल्टीमेटली कंट्री के ग्रोथ को लीड करने का काम करता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट प्राइस इन्फ्लेशन इज वेरी कॉमन, बट when it basically goes drastically high, तब वो क्या हो जाता है क्लास, तब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। सो प्राइसेस ऑफ आइटम्स इंक्रीज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द वॉर इयर्स। प्राइसेस एक्चुअली डबल्ड। नाउ सी, बिटवीन 1913 टू 1918 चीजों के प्राइसेस दोगुने हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी भी एक आम इंसान के लिए नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। नाउ क्लास, द कॉमन पीपल वर द मोस्ट सफरर्स। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि आखिरकार सबसे ज्यादा सफर किसने किया? तो क्लास, सबसे ज्यादा सफर किया उन लोगों ने जो कि मिडिल क्लास या फिर पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, सॉरी, ठीक है। तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्राइस राइजेस, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी रिसेंटली पेट्रोलियम के जो प्राइसेस बढ़े हैं, इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? इसमें सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग वो हैं जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो जब भी चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो चीजों की प्राइसेस बढ़ने से क्लास सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग वो होते हैं जो कि मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर जो कॉमन पीपल्स होते हैं,
उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट हम लोगों ने जाना, दो इफेक्ट्स जाना क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल बर्डन किस टाइप का, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के, डिफेंस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वॉर लोन्स लिए और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया अपने डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू इनकम टैक्सेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद आता है क्लास द नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्राइसेस इन्फ्लेट हुआ, प्राइसेस के इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो कॉमन पीपल है उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। ओके, तो यहां से ना लोगों के मन में एक फीलिंग ऑफ एजिटेशन एक स्टार्ट हो जाती है, लोगों के मन में एक गुस्सा भरना स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। सो देखते हैं आगे अब क्या होता है, ठीक है। नाउ क्लास, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एंड फेमाइन। ओके, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए भर्ती कर लेना, रिक्रूटमेंट सिंपली मींस भर्ती करना। ओके, एंड फेमाइन का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, जब बहुत ज्यादा मास स्केल पे लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड फेमाइन। ओके, सो क्लास, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, सी forced recruitment of urban people in the army was another cause of widespread anger amongst the people. Now class, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वहां पर सोल्जर्स की कमी हो रही थी, उन सोल्जर्स की कमी को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज है वहां से लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट देयर विल। ओके, उनके मर्जी के खिलाफ जाकर के उन्हें जबरदस्ती आर्मी में डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में क्या आता है, उनके लिए बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज villages were called upon supply soldiers for foreign battlefields. Okay, अब ध्यान से सुनना, villages were called upon, what does it mean, पूरे के पूरे गांव को ही बुला लिया जाता था ताकि वो क्या कर सके, एक सोर्स ऑफ सोल्जर्स का काम कर सके। बेसिकली यू कैन से सोल्जर्स के लिए जितने भी सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है ब्रिटिशर्स को, उन सोल्जर्स को की नीड को फुलफिल करने के लिए पूरे के पूरे गांव को ही बुला लिया जाता था बैटल फील्ड्स में, जब फॉरेन, वो भी इंडिया के अंदर नहीं, फॉरेन बैटल फील्ड्स में, ठीक है। उस टाइम पे एक और पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जिनके मन में एक मिथ था कि अगर वो इंडिया के बाहर जाकर के लड़ाई लड़ेंगे तो ये उनके धर्म के खिलाफ होगा, ये उनके लिए एक बोल सकते हैं आप नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज थी, और यहाँ पर भी उनकी जो ये रिलीजियस फेथ है उसको भी ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। एंड अगेन बिकॉज ऑफ दीज फेनोमेनाज क्या होता है क्लास, लोगों के मन में बहुत ज्यादा एंगर देखने को मिलता है टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट। अब फेमाइन का क्या सिचुएशन है थोड़ा देखते हैं। बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर्स एंड एपिडेमिक्स, व्हाट हैपेंड क्लास, crop failure in many parts of India resulted in acute shortage of food. Now class, what is the meaning of acute shortage? Means critical shortage of foods. Okay, accompanied by influenza epidemic. उस टाइम पे एक बीमारी भी फैली थी, that is influenza। ये एक तरफ एक बीमारी फैल रही है, दूसरी तरफ हमें क्रिटिकल फूड शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है क्लास, बिकॉज ऑफ दिस लोग बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे मरने लग जाते हैं, ठीक है। खाने को भी नहीं है और दूसरी तरफ बीमारी भी फैल रही है। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पीपल आर गोइंग टू डाई ऑन अ वेरी लार्जर स्केल, ठीक है। नाउ according to 1921 census data, about 12 to 13 million people died because of famines and epidemic. Now class, जब बात आती है सेंसस की, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो सेंसस है वो हर 10 साल पे होता है। जो लास्ट सेंसस बाय द वे 2011 में हुआ था, ठीक है। 2021 में इट वाज शेड्यूल्ड बट ड्यू टू कोविड-19 सेंसस नहीं हो पाता है। सो 1921 के सेंसस डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लुएंजा की वजह से एंड साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं फेमाइन्स की वजह से, ये जो एपिडेमिक है एंड फेमाइन है, इन दोनों चीजों की वजह से ऑलमोस्ट 12 से 13 मिलियन लोग, मींस 1 करोड़ 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ 30 लाख लोग इंडिया के अंदर मारे गए, ठीक है। सो दिस वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द फेमाइन। ओके, नाउ क्लास, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, दैट इज बेसिकली सत्याग्रह। दिस सत्याग्रह आइडियोलॉजी बिलोंग्स टू महात्मा गांधी। ओके, सत्याग्रह में महात्मा गांधी का यह मानना है दैट इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ, ओके, so or if you are fighting for something good, then you don't need to
यूज योर फिजिकल फोर्स। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ सत्य की राह पे ही चल के किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, ये महात्मा गांधी का मानना था उनकी सत्याग्रह आइडियोलॉजी के अंदर। ठीक है, सो क्लास पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस क्या कहता है, चलिए ध्यान से समझते हैं। सो सत्याग्रह वाज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये टोटली बेस्ड है किस पे, ट्रूथ पे और नॉन वायलेंस पे बेस्ड है। ओके, सत्याग्रह वाज अ न्यू मोड, इट वाज अ न्यू मोड व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महात्मा गांधी, जो कि एक स्ट्रगल, बेसिकली लड़ाई लड़ने का एक नया तरीका था, जिसमें कि वो लोग सिंपली ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, नाउ द मेथड ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अब यहाँ पर ये सिंपली बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ की और सत्य को खोजने की बात करते हैं। ठीक है, कि आप सिंपल भाषा में आप ये समझिए इतने क्रिटिकल पॉइंट्स में जाने से पहले, कि आपको किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी जो ये राह है सत्य पे जो आप चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आप नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट है, उतने में ही आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। ओके, नाउ इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। as जैसा कि मैंने पहले ही बताया क्लास, सेम पॉइंट यहां पर है, जैसा कि सत्याग्रह का मानना है कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, किसी के साथ गलत हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेशर के अगेंस्ट। ठीक है, आप बिना फिजिकल फोर्स के ही उस लड़ाई को जीत सकते हैं। नाउ गांधी जी की ये भी बिलीव थी, गांधी जी का मानना ये भी है क्लास, दैट सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव और रिवेंजफुल। मतलब कि बिना गुस्सा हुए, बिना एग्रेसिव हुए, बिना रिवेंजफुल, अपने मन में किसी से बदले की भावना लिए बिना सत्याग्रही किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। बाय द वे क्लास, who are satyagrahis? Satyagrahis are those people who follows or who believed in the ideology of satyagrah। ठीक है, महात्मा गांधी की जो ये आइडियोलॉजी है सत्याग्रह की, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, मानने वाले जो लोग हैं, उनको हम लोग सत्याग्रहीज बोलते हैं। ओके, दोज पीपल्स आर बेसिकली नोन एज सत्याग्रहीज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का रिटर्न, कहां से रिटर्न की बात करें क्लास, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के रिटर्न की फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। ओके, सो इनका रिटर्न और यू कैन से अराइवल इनका इंडिया में होता है क्लास इन द ईयर 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं। वहां पे ये कहां से वापस आ रहे हैं क्लास, ये वापस आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो इनका एक हीरोइक फाइट है, हीरोइक फाइट यू कैन से, बहुत ही ज्यादा एक फेमस जो इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पर अगेन हम लोग बात कर रहे हैं नॉन वायलेंट वे में लड़ाई करने की, ठीक है, लाठी डंडों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इनकी जो हीरोइक फाइट है इंडियंस के लिए, जो कि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे, किसके अगेंस्ट ये लड़ाई थी क्लास, अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम वाज वेल नोन। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने लड़ाई लड़ी इंडियंस के राइट के लिए, ठीक है, वहां पर जो इंडियंस के साथ रेसिस्ट रिजीम जो वहां की थी, यानी कि जो वहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इंडियंस के साथ रेसिज्म करती थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने वहां पर लड़ाई लड़ी थी, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो क्लास उसके बाद क्या होता है, वो जब इंडिया वापस आते हैं तो उनका जो ये नोबल मेथड है, उनका जो ये बहुत अच्छा मेथड था ऑफ मास एजिटेशन, जिनको कि सत्याग्रह बोला गया, इसने वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अगेन पॉइंट को रिपीट करता हूं, इनका हिज नोबल मेथड, इनका जो एक बहुत अच्छा मेथड है, जो कि मेथड था सत्याग्रह का, जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है, तो वो सत्याग्रह का जो मेथड है ये काफी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आता है। महात्मा गांधी के फेवर में रिजल्ट्स होते हैं, इंडियंस के फेवर में रिजल्ट्स होते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी इंडियंस के राइट के लिए अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम ओवर देयर। क्लास रेसिस्ट बना है फ्रॉम द वर्ड रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म का मतलब आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, रेसिज्म का मतलब होता है जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर स्पेशली। ठीक है, सो इंडियंस, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं ये ब्राउन स्किन कलर के होते हैं, ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स व्हाइट स्किन कलर के होते हैं। सो ये व्हाइट स्किन कलर के लोगों के साथ और जो ब्राउन और ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को वहां पर अप्लाई करते हैं। एंड उसी के लिए महात्मा गांधी यहाँ पर लड़ रहे थे, वहां जो रहने वाले इंडियंस थे उनके राइट्स के लिए वहां पर लड़ रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा
फेमस होता है, वो फाइट बहुत ज्यादा फेमस होती है, वहां पर भी इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया था, सत्याग्रह मेथड का यूज किया था, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आता है। एंड नाउ इन इंडिया ऑल्सो ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम मेथड। सी, सबसे पहले इंडिया के लिए इनका विजन क्या है, इनकी सोच क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सो गांधी जी स्पेंट इनिशियल इयर्स ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स, कॉमन पीपल बिफोर लॉन्चिंग नेशन वाइड मूवमेंट। सबसे पहले क्लास, आफ्टर द अराइवल इन 1915 व्हाट गांधी जी डिड, पूरे कंट्री में ये अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और अलग अलग जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग सी एज यू कैन सी पीजेंट्स, वर्कर्स, कॉमन पीपल, इन सभी लोगों से मिलते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो कोई भी बड़ा मूवमेंट लॉन्च करे, वो इन सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल देयर प्रॉब्लम्स ही बेसिकली डिसाइडेड टू लॉन्च मूवमेंट, द नेशन वाइड मूवमेंट। सी what he actually did. So class, now the point is अर्ली सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट्स, 3 सत्याग्रह उन्होंने अपने अर्ली डेज में लॉन्च किए बिटवीन 1917 टू 1918। पहला सत्याग्रह स्टार्ट होता है क्लास चंपारण बिहार से, जो कि 1917 में लॉन्च हुआ था। चंपारण के अंदर उन्होंने जो बेसिकली ये जो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, ये था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। ओके, नाउ क्लास, इंडिगो जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये एक नील होता है, उस टाइम पे कपड़ों के डाइज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था उस टाइम पे। जैसा कि पता है हम लोगों को, जो यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में एक शहर, इंग्लैंड के अंदर एक शहर जिसका नाम है मैनचेस्टर, वो टेक्सटाइल हब बन रहा था। ठीक है, आज के टाइम पे भी मैनचेस्टर इज द टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल हब इन द वर्ल्ड। सो वहां पर उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडिगो की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो का यूज होता था। सो द पॉइंट इज, फार्मर्स इंडिगो प्रोड्यूस करना नहीं चाहते थे, बिकॉज व्हेन यू प्रोड्यूस इंडिगो, उसके बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, एंड वो फार्मर्स चाहते नहीं थे कि उनके जो खेत हैं, उनके जो जमीनें हैं, उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो। सो इसीलिए ये जो जबरदस्ती की इंडिगो प्लांटेशन कराई जा रही थी, इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी चंपारण, जो कि बिहार के अंदर है, वहां पर क्या करते हैं क्लास, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जो कि किसके लिए था, जो कि वहां के इंडिगो प्लांटेशन में काम कर रहे वर्कर्स के लिए था, उनके इंटरेस्ट के लिए था, उनकी जमीनों के लिए थी। ठीक है, ट्रेवल टू चंपारण टू इंस्पायर पीजेंट्स टू अ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ये सबसे पहले चंपारण जाते हैं, वहां के लोगों को इंस्पायर करते हैं, वहां के लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या करने के लिए क्लास, तो बेसिकली अपने हक के लिए खड़े होने के लिए, और जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है इसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए। और यही जो पूरा का पूरा इवेंट है, इसको जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह के नाम से, जो कि 1917 में लॉन्च हुआ था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, नाउ खेड़ा सत्याग्रह क्या है, ध्यान से सुनेंगे। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही गुजरात के अंदर है क्लास। ये अहमदाबाद, ये चंपारण दैट वाज इन बिहार, ये 1917 खेड़ा सत्याग्रह, एंड अहमदाबाद दैट इज 1918। सी, यहां ये चाहते हैं, और वहां के जो पीजेंट्स हैं, सपोर्टेड पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक हु कुडंट पे रेवेन्यू एंड डिमांडेड रिलैक्सेशन इन टैक्सेस। बेसिकली नाउ क्लास, खेड़ा के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ था कि उस साल वहां पर फसल नहीं हुई थी, फसल नहीं होने की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से द पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, सो दैट इज व्हाई दे वर डिमांडिंग टैक्स रिलैक्सेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, बट ब्रिटिश रूल उस चीज को मान नहीं रहे थे, और इन्हीं के लिए, इन सारे के सारे फार्मर्स एंड पीजेंट्स के लिए वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं और वहां पर खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ये पीजेंट्स है उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, और इसी इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए वो वहां पर अपना दूसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, दैट वाज खेड़ा सत्याग्रह। ओके, खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन गुजरात इन द ईयर 1917। Okay class, now coming to the next part, that is अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या इशू था, अहमदाबाद में एक्चुअली एक कॉटन मिल था, वहां के वर्कर्स के लिए इन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स फॉर बेटर वेजेस एंड वर्किंग आवर्स। नाउ सी व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर क्लास। सो द पॉइंट इज, जितने भी लोग अहमदाबाद के अंदर उस मिल के अंदर काम कर रहे हैं, उस कॉटन मिल के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। उनके जो वर्किंग आवर्स थे दैट वाज क्वाइट लॉन्ग, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लॉन्ग वर्किंग आवर, उनको जो वेजेस, उनको जो उनकी सैलरीज मिल रही थी दैट वाज क्वाइट लो। ठीक है,
तो उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए अहमदाबाद के अंदर उन कॉटन मिल वर्कर्स के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी अपना तीसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, दैट वाज अहमदा सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1918. So class, these were early satyagraha experiments which were hosted between these 2 years. Okay, coming to the next part class, see detailed focus upon खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, नाउ ध्यान से सुनेंगे क्लास। द पॉइंट इज, ये जो क्राइसिस है ये स्टार्ट होता है 1917 में, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर जहां पर क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक ने बहुत ज्यादा बोल सकते हो बहुत ज्यादा डैमेजेस वहां पर डैमेजेस किया था। फार्मर्स लॉस्ट देयर हार्वेस्ट एंड फेस सेवियर स्टारवेशन एंड हार्डशिप। अब क्लास इसकी वजह से क्या होता है, जो ये प्लेग है और क्रॉप फेलियर है, इसकी वजह से फार्मर्स ने अपने हार्वेस्ट, अपनी जो भी उनकी फसलें थी वो सभी तो बर्बाद हो ही गई, और साथ ही साथ लोग भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां थी जीवन के अंदर। ठीक है, नाउ पीसेंट्स के आखिरकार डिमांड क्या थे? ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब नेचुरल फिनोमेना, ये सब तो हो गया। नाउ व्हाट वाज द डिमांड्स, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पीसेंट्स? द पीसेंट्स कुड नॉट पे द लैंड रेवेन्यू। नाउ सबसे पहला उनका पॉइंट है कि हम लोग अपने लैंड रेवेन्यूज पे नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव द क्रॉप्स, हमारे पास फसल ही नहीं है जिनको बेचकर हम पैसा कमाते। ठीक है, दे डिमांडेड दैट रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड और रिमिटेड फॉर दैट ईयर। रेवेन्यू जो है, जो टैक्सेस हैं, वो उस साल के लिए छोड़ देने चाहिए, माफ किए जाने चाहिए, या फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ कमी कर देनी चाहिए। ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था। बट क्या होता है, गांधी जी अलॉन्ग विद सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड नॉन वायलेंस टैक्स रिफ्यूजल। अब यहां पर ये क्या करते हैं क्लास, यहां पर गांधी जी किसके साथ मिलकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जिसमें कि वो ये बोलते हैं कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। दे बेसिकली रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट इशूड सीक्रेट ऑर्डर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू ओनली फ्रॉम दोज हु कुड पे टैक्स। नाउ क्लास, ये कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मूवमेंट भी बन पाता है। ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो नहीं बट एक सीक्रेट ऑर्डर पास किया, जिसमें कि उन्होंने ये बोला, ओके ठीक है, हम टैक्सेस नहीं लेंगे, बट जो लोग टैक्सेस पे कर सकते हैं, दोज हु आर एबल टू पे टैक्सेस, वी आर ओनली गोइंग टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम। ओके, सो दिस वाज द आउटकम ऑफ दिस खेड़ा सत्याग्रह। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट क्लास, अब आता है रॉलेट मूवमेंट। ठीक है, नाउ क्लास, रॉलेट मूवमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। रॉलेट एक्ट को, रॉलेट मूवमेंट नहीं है सॉरी, ये एक एक्ट है, ये एक कानून है। रॉलेट एक्ट को पास किया था उस टाइम के एक जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस सिडनी रॉलेट। ओके, आई एम राइटिंग डाउन द नेम, इट इज जस्टिस सिडनी रॉलेट। ओके, तो जस्टिस सिडनी रॉलेट के लीडरशिप के अंदर, एक्चुअली द पॉइंट इज, जस्टिस सिडनी रॉलेट के लीडरशिप के अंदर रॉलेट कमीशन को, रॉलेट कमेटी को फॉर्म किया गया, जिस रॉलेट कमेटी को सेडेशन कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेडेशन कमेटी। ओके, एंड जस्टिस सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप के अंदर क्या किया जाता है क्लास, रॉलेट एक्ट को अप्रूव किया जाता है, जिसको कि ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, काला कानून भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, आइए हम लोग समझते हैं। सो द पॉइंट इज, प्रोविजंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रॉलेट एक्ट के अंदर। सी, passed by Imperial Legislative Council in the year 1919 despite united opposition of Indian members. Class, Imperial Legislative Council के अंदर Indian members भी हैं, उन Indian members के opposition, उनके against होने के बावजूद इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है, एंड गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज, ट्रेमेंडस, इनॉर्मस पावर मिल जाते हैं, ताकि वो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को क्या कर सके, रिप्रेस कर सके, दबा सके, सप्रेस कर सके। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है इसके अंदर, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब आप पे बिना केस चलाए हुए आपको 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है। ये एक्ट स्पेशली पास किया गया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, जो कि इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को, जो इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस की डिमांड उठ रही थी, उन सारे के सारे अलग अलग मूवमेंट्स को लीड करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके लिए स्पेशली इस रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। ओके, नाउ क्लास, ये इसमें क्या है, 2 साल के लिए किसी भी पर्सन को बिना उस पे कोई भी ट्रायल के, बिना उस पे यानी कि किसी भी कोर्ट केस के, उसको 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है। दैट वाज द
पॉइंट ओवर है, ठीक है। रॉलेट एक्ट का सबसे मेजर प्रोविजन ये। अब ये अनफेयर क्यों था? नाउ ऑब्वियसली ये अनफेयर था क्लास बिकॉज इट वाज अ सिवियर अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज दैट इज फ्रीडम ऑफ इंडियंस, ठीक है। इंडियंस के एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारा जो एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है दैट इज राइट टू फ्रीडम, उसका वायलेशन था। आप 2 साल के लिए किसी को भी डिटेन कर रहे हैं, दैट इज सिंपली द वायलेशन ऑफ अ बेसिक ह्यूमन राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम, ओके। नाउ क्लास द पॉइंट इज नो ट्रायल, नो एडवोकेट, नो अपील, ठीक है। किसी भी टाइप का ट्रायल नहीं होगा, दैट इज कोई भी दलीलें पेश नहीं की जाएंगी, कोई भी एडवोकेट नहीं होगा, आपको कोई वकील नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने केस के लिए आगे अपील भी नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब केस ही नहीं हुआ तो अपील किस बात की, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिट आता है क्लास जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। हैबियस कॉर्पस के अंडर ये बोला जाता है दैट अगर आपको 24 आवर्स के, जब भी आप अरेस्ट होते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको जो लोकल मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर उस पर्टिकुलर राइट का, वो जो पर्टिकुलर रिट जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रोविजन है, यहाँ पर सिंपली उसका वायलेशन हो रहा है। 24 घंटे तो छोड़ो, यहाँ तो 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट ओवर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट क्लास, दैट इज रॉलेट सत्याग्रह नेशन वाइड प्रोटेस्ट। नाउ अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ओके। और इसके लिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। सी 6 April 1999, All India Hartal was announced. Mahatma Gandhi planned a non-violent nationwide Hartal on 6th April 1919. Okay, महात्मा गांधी प्लान करते हैं कि हम लोग पूरे इंडिया में क्या करेंगे, एक हड़ताल प्लान करेंगे, हड़ताल लॉन्च करेंगे 6 अप्रैल को, ठीक है। रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे सिटीज के अंदर, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, रेलवे वर्कशॉप सब कुछ बंद, ओके। शॉप्स वगैरह सारी चीजें बंद है, कंप्लीट लॉकडाउन वाज देयर, कंप्लीट सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन वाज देयर, ओके। नाउ ब्रिटिशर्स ने इन सारी चीजों को अब क्लैंप डाउन करना शुरू किया। क्लैंप डाउन यानी कि उन सभी चीजों को तोड़ना शुरू किया, इन सारे के सारे सभी चीजों को सप्रेस करना स्टार्ट किया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट। जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उन सभी लोगों पे शिकंजा कसना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। कैसे? ध्यान से सुनेंगे क्लास। लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर। अब अमृतसर की कौन से 2 लोकल लीडर्स की बात हो रही है क्लास? सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, वहां के 2 लोकल लीडर्स हैं, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 2 लोकल लीडर्स हैं जिनको कि रॉलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट के अंदर क्या किया गया था, पिक्ड कर, मतलब उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी पर भी एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी गई दैट ही कैन नॉट एंटर दिल्ली, ओके। नाउ 10th April, police fired on a peaceful procession in Amritsar, provoking attacks on banks, post offices and stations, ठीक है। नाउ पुलिस ने क्या किया क्लास? बेसिकली एक पीसफुल प्रोसेशन, जिसकी हम लोग कौन से पीसफुल प्रोसेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अमृतसर में हुआ था, दैट वाज बेसिकली जो हमारा एक जलियांवाला बाग मैसेकर था, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या होता है, बहुत सारे अटैक्स नेशन वाइड अलग अलग शहरों में स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो अब ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, इसके बाद मार्शल लॉ इंपोज हो जाता है, ठीक है। जब अमृतसर के अंदर सिचुएशन खराब होती है, ठीक है, इससे पिछले वाले स्लाइड में जो हमने यहाँ पर पढ़ा, पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायर हुआ, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर की बात नहीं करें, जलियांवाला बाग मैसेकर इसके बाद होगा, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद वहां पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है, दैट इज आर्मी रूल इंपोज कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कंट्रोल किसके हाथ में आता है क्लास? जनरल डायर के हाथ में आता है, जो कि उस एरिया का हेड था। Following attacks on government infrastructure on 10th April 1919, martial law was imposed in अमृतसर, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जब अटैक्स हो रहे थे, तो 10th अप्रैल 1919 को फाइनली अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया जाता है। पूरे एरिया का जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो जनरल डायर को सौंप दिया जाता है। एंड पब्लिक गैदरिंग और जो भी मीटिंग्स है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है, दैट पीपल कैन नॉट stay at one place, cannot gather at one place for longer period of time, okay. Now जनरल डायर्स के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है क्लास? जनरल डायर का मेजर ऑब्जेक्टिव, उनका सोच ये था कि एक ऐसा कोई इवेंट होना चाहिए जिससे कि जितने भी सत्याग्रहीज हैं, इनके मन में एक दहशत आ जाए, इनके मन में एक डर आ जाए। किनके लिए डर आ जाए? जो ब्रिटिश रूल है उनके लिए इनके मन में डर आ जाए, ठीक है। उनसे ये डरने लगे, उनसे ये खौफ खाने लगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव था जनरल डायर का ना। उसी इसके लिए इन्होंने किया क्या?
इसके लिए याद रखना क्लास, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा 10th अप्रैल 1919 was the date जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। ओके नाउ जलियांवाला बाग मैसेकर 13th अप्रैल को होता है, ठीक है, 3 दिनों बाद, जो कि बैसाखी का दिन था, ठीक है। इन फेमस मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है जनसंहार, जब बहुत बड़े लेवल पे जब लोगों को मारा जाता है, दैट इज कॉल्ड मैसेकर। सो 13 अप्रैल 1919 को क्लास, जो कि बैसाखी का दिन होता है, उस दिन मैसेकर, जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर है, वो होता है। इसमें होता क्या है क्लास, बहुत सारे जो क्राउड है, बहुत सारे जो लोग हैं, वो बेसिकली बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में आते हैं, ठीक है। और कुछ वहां पर प्रोटेस्ट भी होते हैं, ठीक है, सम टू प्रोटेस्ट मेनी टू अटेंड बैसाखी फेयर। बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे भी होते हैं जो बैसाखी का मेला एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोटेस्ट करने आते हैं। किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आते हैं? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आते हैं। और जो मैंने इससे पहले बताया था, 2 लोकल लीडर्स को उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, दैट वाज सैफुद्दीन किचलू, एंड जो सेकंड लोकल लीडर है जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे वर गैदर्ड इन अ ग्राउंड, ठीक है। नाउ ग्राउंड वाज एनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स विद अ नैरो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब ये जो ग्राउंड है क्लास, ये बेसिकली सारे ही साइड से क्या है, इनक्लोज्ड है, बंद है, बस एक बहुत पतला सा नैरो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, बहुत पतला सा नैरो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। सो व्हाट हैपेंड क्लास, जनरल डायर ने क्या किया, इस एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, और इस एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करने के बाद अपने जितने भी लोग हैं, इनके इनके जितने भी सोल्जर्स हैं, इनको सिंपली ये ऑर्डर दे दिया टू फायर ऑन दी अनआर्म्ड क्राउड, ठीक है। ये जितने भी अनआर्म्ड का मतलब होता है ये जो ऐसे लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं है, निहत्थे लोग, उनपे गोलियां बरसाने का, गोलियां चलाने का एक तरीके से ऑर्डर दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, जिसमें कि बच्चे भी हैं, जिसमें कि बहुत सारी औरतें भी हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है क्लास, ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, इसको महात्मा गांधी वापस लेते हैं, ध्यान से समझना पॉइंट्स को। strikes clashes with police and attacks on government buildings across North Indian towns. Now class, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि जो पूरा का पूरा दुनिया है, और यू कैन से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स उस टाइम पे, वो सब के सब स्टन्ड होते हैं। उनके लिए ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, वो बस स्टन्ड रह जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सारे के सारे नॉर्थ इंडियन टाउन, जितने भी नॉर्थ इंडियन सिटीज है, वहां पर ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन सभी चीजों को क्लैंप डाउन करने के लिए बहुत ही ब्रूटली अपने अपने आइडियाज को आगे पुश करना शुरू करती है। सत्याग्रही को जबरदस्ती ग्राउंड पे, यानी कि जमीन पर अपने नाक रगड़वाए जाते हैं, उनसे स्ट्रीट्स पे, यानी कि जो रोड है उन पे उनको क्रॉल करने के लिए बोला जाता है, और साथ ही साथ उनको मारा पीटा भी जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक टाइप से उनके जितने भी सत्याग्रही हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी ने देखा कि हमारा जो ये सत्याग्रह मूवमेंट है, जिसमें कि उनका कोर आइडिया था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये वायलेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस मूवमेंट को वापस ले लिया, उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। उन्होंने रियलाइज किया कि एक और बहुत बड़ा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की, एक नेशन वाइड मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया क्लास, सबसे पहले ध्यान से समझना, ये जो बहुत बड़े मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात यहां पर हो रही है, यहां पर बात हो रही है क्लास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे कुछ रीजंस क्या क्या थे। तो क्लास, सबसे पहला रीजन तो हम लोगों ने जैसा कि समझा, रॉलेट एक्ट वाज द रीजन, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बाद जो हमारा सेकंड रीजन है, दैट इज खिलाफत इशू, सॉरी, खिलाफत इशू, ठीक है। रॉलेट एक्ट और खिलाफत इशू, ये 2 मेन रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्लास। सो द पॉइंट इज, सबसे पहला पॉइंट क्या है, खिलाफत इशू है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। सो ओटोमन टर्की, और यू कैन से ओटोमन एम्पायर दैट इज प्रेजेंट इन टर्की,
आखिर ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसके अगेंस्ट लड़ रहा है क्लास? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स से हार जाता है। ऐसे अफवाह फैलते हैं कि ये जो हमारा खलीफा है, ठीक है, खलीफा बेसिकली कौन है? ये ओटोमन टर्की के रूलर हैं, इनको खलीफा बोला जाता है। इन एक पीस ट्रीटी जो चल रही है, इस पीस ट्रीटी के अंदर क्या होने वाला है? जो ओटोमन एम्पेरर है दैट इज खलीफा, इन पे बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस इंपोज किया जाने वाला। नाउ क्लास ध्यान से समझना, ये जो ओटोमन टर्की के रूलर हैं जिनको कि खलीफा और इंग्लिश में इनको कैलिफ बोला जाता है, ठीक है, ये जो कैलिफ है, ये कैलिफ सिर्फ और सिर्फ ओटोमन टर्की के रूलर ही नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड है। यानी कि इंडिया में भी रह रहे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो अब इनको डिफेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक स्पिरिचुअल हेड है, ठीक है। तो मुस्लिम्स इनको डिफेंड करना चाहते हैं। इवन जो मुस्लिम कम्युनिटीज इंडिया में है वो भी इनको डिफेंड करना चाहती हैं। सो इनको डिफेंड करने के लिए, इस कैलिफ को, इन खलीफा को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया जाता है बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में, जिसमें कि मेन लीडर्स जो इस खिलाफत कमेटी को लीड करते हैं वो होते हैं अली ब्रदर्स, जो कि हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नाउ महात्मा गांधी को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसा कि मैंने पहले बताया क्लास, एक नेशन वाइड मूवमेंट महात्मा गांधी चाहते थे, मतलब कि बहुत सारे लोगों का मास इन्वॉल्वमेंट वो चाहते थे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने किया क्या? यहां पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खिलाफत इशू को मैं नॉन कॉपरेशन के मुद्दे से जोड़ दूं, और उन्होंने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया सो दैट जब वो मुस्लिम्स के जो कॉज है, मुस्लिम्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसमें जब उनकी मदद करेंगे, सो इसके बाद जब महात्मा गांधी कोई मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो मुस्लिम्स का सपोर्ट उनको भी मिलेगा। वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक सेम टेबल पे लाना चाहते थे, ठीक है। सो मुस्लिम्स का सपोर्ट पाने के लिए अपने नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया क्लास? खिलाफत इशू के लिए जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको लॉन्च कर दिया, या फिर यूं कह सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिमांड को ऐड किया, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द खिलाफत इशू, ठीक है। तो क्लास खिलाफत इशू क्या है समझ में आ गया? खिलाफत इशू सिंपली क्या है क्लास? जो ओटोमन टर्की है और जो ब्रिटिश एम्पायर है, इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि ओटोमन टर्की हार जाता है। ओटोमन टर्की के जो लीडर हैं, जिनका नाम है जिनको खलीफा बोला जाता है, इंग्लिश में उनको कैलिफ भी बोलते हैं। ऐसा र्यूमर फैलता है पूरे दुनिया के अंदर कि जो भी ट्रीटी साइन होने वाली है ब्रिटिश एम्पायर और खलीफा के बीच में, उसमें खलीफा के ऊपर बहुत हार्श पेनल्टीज और यू कैन से बहुत ही हार्श कंडीशंस इंपोज किए जाने वाले, ठीक है। तो उनको डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए इंडिया के अंदर एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसमें कि जो हमारे उस टाइम के बहुत ही यंग लीडर्स हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, जो कि आपस में दोनों भाई हैं, उन दोनों ने खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था, बॉम्बे में फॉर्म किया था, मार्च 1919 के अंदर फॉर्म किया था, ठीक है। तो यहां पर महात्मा गांधी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहां पर हम इनकी अगर मदद करें तो फ्यूचर में हमें मुस्लिम्स की सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत इशू से जोड़ दिया, ठीक है। नाउ गांधी जी का विजन ये था कि महात्मा गांधी शो खिलाफत एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज मुस्लिम्स टुगेदर ऑन अ कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने पहले बताया, महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि अगर वो खिलाफत इशू में उनकी मदद करते हैं तो हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ आज आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास कराने के लिए क्या किया गया, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास कराने के लिए दो कांग्रेस के सेशंस हुए। सबसे पहला कांग्रेस का सेशन था दैट इज कलकत्ता सेशन, सितंबर 1920। नाउ क्लास ये जो कलकत्ता सेशन है सितंबर 1920 में, ये एक स्पेशल कांग्रेस सेशन था। स्पेशल कांग्रेस सेशन मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज जनरली कांग्रेस के एक ही सेशन हर साल हुआ करते थे। अब जैसा कि आप देखेंगे 1920 में यहाँ भी एक सेशन है और यहाँ भी एक सेशन है, तो बेसिकली 1920 में दो कांग्रेस सेशंस हुए। दैट इज वाई ये जो सितंबर वाला था ये एक स्पेशल सेशन था, इमरजेंसी बेसिस पे बुलाया गया था। यहाँ पर गांधी जी ने कन्विंस कर लिया जितने भी एनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी के लीडर्स हैं, उनको कन्विंस किया, एक रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है। रिजोल्यूशन पास टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक तीसरा रीजन भी है, रॉलेट एक्ट, खिलाफत इशू एंड स्वराज, ठीक है। तो
यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की, जिसमें कि वो क्या बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो खिलाफत इशू को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं और स्वराज अटेन करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए उनको बाकी आईएनसी के लीडर्स की सपोर्ट चाहिए थी। इसी सपोर्ट को पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया कलकत्ता सेशन के अंदर, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। नाउ क्लास, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, नागपुर सेशन जो कि 3 महीने बाद दिसंबर 1920 में हुआ था, इसमें ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये पास हो जाता है। नाउ कॉम्प्रोमाइज वर्कड आउट बिटवीन opposing fractions within Congress. Non-cooperation program was formally adopted with thumping majority, यानी कि majority members मान जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास करने के लिए, और फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 नागपुर सेशन के अंदर पास हो जाता है। क्लास पॉइंट्स टू नोट, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आखिर कितने सेशंस, तो 2 सेशंस, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, याद रखोगे, बहुत ही हॉट टॉपिक होता है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरली आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सो नागपुर सेशन कहाँ, नागपुर सेशन कब हुआ, ये दिसंबर 1920, एंड कलकत्ता सेशन कब हुआ, सितंबर 1920। दोनों ही किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, बोथ दीज सेशंस आर एसोसिएटेड विद द एडॉप्शन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ओके, now class, coming to the next part, that is Hind Swaraj. Now Hind Swaraj is basically a book that is written by that was written by Mahatma Gandhi in the year 1909. Hind Swaraj was a book that was written by Mahatma Gandhi in the year 1909. ठीक है, गांधी जी इज डिक्लेरेशन इन हिंद स्वराज, वो गांधी जी कोई एक बात करते हैं हिंद स्वराज किताब के अंदर। कौन सी बात करते हैं, ध्यान से सुनोगे क्लास। ये एक किताब थी जिसको कि गांधी जी ने लिखा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इन्होंने सिंपली ये बोला कि इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इसीलिए हो पाया, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इट वाज एबल टू span it was able to basically unfold their legs in India because we Indians cooperated them. Okay, ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने उनको कॉपरेट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूड इंडियन कॉपरेशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको हमने कंटिन्यूअस कॉपरेशन भी प्रोवाइड किया। एंड वो ये बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस रिफ्यूज करते हैं, अपना कॉपरेशन देना बंद करते हैं, तो इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर, ठीक है, इंडिया में 1 साल के अंदर जो ये ब्रिटिश रूल है ये कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो क्लास, गांधी जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिक्लेयर करते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर, जिसमें कि वो सिंपली ये बोलते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल इसीलिए एस्टैब्लिश हो पाया क्योंकि हम इंडियंस ने उसको एस्टैब्लिश होने दिया। अगर हमने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बस 1 साल के लिए बंद कर दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी एंड हम लोग स्वराज एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द डिक्लेरेशन ऑफ महात्मा गांधी व्हिच वाज गिवन इन हिज बुक हिंद स्वराज व्हिच वाज रिटन इन द ईयर 1909. Okay, so these are some important points. Coming to the next point class, कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन कौन से कॉजेज हैं, खिलाफत एंड स्वराज, 2 पॉइंट्स मैंने पहले बता दिए, रॉलेट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इसके बाद आता है वॉर एट्रोसिटीज, यानी कि वॉर एट्रोसिटीज का मतलब होता है क्लास अत्याचार। सो इंडियंस के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी एट्रोसिटीज हुई थी, अब जैसे कि मैंने पहले बताया, पूरे के पूरे गांव को ही पूरे के पूरे विलेजेस को ही रिक्रूट कर लिया जा रहा था आर्मी में, अपने जो भी सिपॉइज का नंबर है, जो सिपॉइज है उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। ठीक है, तो उनके ऊपर एक तरीके से ये अत्याचार हुआ था, जबरदस्ती उनके विल के अगेंस्ट ये सारी चीजें की गई थी। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ये सेकेंड कॉज बनता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। एंड खिलाफत इशू और जो स्वराज का डिमांड है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज बनता है किस चीज का क्लास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज याद रखेंगे, 3 मेजर कॉजेज हैं। 3 मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं जो याद रखने हैं आपको, दैट इज रॉलेट एक्ट, ओके, दैट इज खिलाफत इशू एंड द डिमांड ऑफ स्वराज। दीज 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच यू गाइज हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, दैट इज एनसीएम के प्रपोजल्स
क्या है और किन किन स्टेजेस में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो प्रपोज आइडियाज हैं, दैट आइडियाज आर बेसिकली बॉयकॉट द आइटम, सी सरेंडर ऑफ टाइटल्स अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहां पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, उस टाइम के जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, ठीक है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने लिटरेचर की फील्ड में और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टाइटल दिया था, जिस टाइटल को बोला जाता है क्लास द टाइटल ऑफ नाइटहुड। ओके, सो आफ्टर द मैसेकर, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ही सरेंडर्ड दैट टाइटल। ओके, सो क्लास सेम पॉइंट, प्रपोजल्स क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आखिरकार प्रोविजंस क्या है, यहाँ पर महात्मा गांधी क्या डिमांड कर रहे हैं सत्याग्रही से और इंडियन से। वो ये बोलते हैं कि जो भी टाइटल्स आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हैं, जस्ट सरेंडर ईच एंड एवरी टाइटल। ओके, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और स्कूल्स, इन सारे के सारे सर्विसेज को, सिविल सर्विसेज के अलावा जो भी ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, बॉयकॉट कर देना है। सिंपल टर्म्स में उनके ब्रिटिश जॉब्स को भी बॉयकॉट कर देना है। इसके अलावा जो फॉरेन गुड्स हैं, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, जस्ट बॉयकॉट एवरीथिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट कॉपरेटिंग देम। सो किसी भी तरीके से उनको कॉपरेट नहीं करना, उनके सामान नहीं खरीदेंगे जिससे कि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनके लिए काम नहीं करेंगे जिससे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं करेगा। मींस वी आर ट्राइंग टू बेसिकली ब्रेक देयर बैक। ओके, नाउ क्लास, ultimate threat, the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Now the point is, यहां पर बोला क्या जाता है क्लास, एक धमकी दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक थ्रेट, एक धमकी उन तक पहुंचाई जाती है कि अगर गवर्नमेंट ने हम पर रिप्रेसिव मेजर्स, हम पर रिप्रेसिव एक्शंस, रिप्रेसिव पॉलिसीज इंपोज करने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे, इससे भी बड़ा, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बड़ा एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, नाउ एक्सटेंसिव नेशन वाइड टूर्स बाय महात्मा गांधी एंड शौकत अली टू मोबिलाइज सपोर्ट। नाउ क्लास, ये लोग क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद महात्मा गांधी अपने साथ जो अली ब्रदर्स हैं, अली ब्रदर्स के अंदर जो एक मेजर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है शौकत अली, उनके साथ इंडिया के अलग अलग रीजन्स का टूर करते हैं। और वो टूर को करने के पीछे का मेजर रीजन क्या होता है क्लास, सपोर्ट गेन करना। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे क्या होता है, सी द नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट इन कंट्री साइड। अवध की बात करेंगे क्लास। अवध के अंदर क्या होता है, बाबा रामचंद्र जो कि एक इंडेंजर्ड लेबर है, ठीक है, इंडेंजर्ड लेबर थे, उन्होंने पहले काम किया था, कहां पर काम किया था क्लास, तो उन्होंने फिजी के अंदर काम किया था। सी बाबा रामचंद्र एक मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, एक प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, कहां पर लीड कर रहे हैं क्लास, वो बेसिकली अवध के अंदर लीड कर रहे हैं। सो ही वाज अ सन्यासी हु वर्कड इन फिजी एज इंडेंजर्ड लेबर। ठीक है, इंडेंजर्ड लेबर का सिंपल मतलब होता है क्लास बॉन्डेड लेबर। ठीक है, इंडेंजर्ड लेबर का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर। ओके, now the point is movement against तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded high rents and various taxes। अलग अलग टाइप के टैक्सेस और बहुत हाई रेंट की वजह से उन्होंने मूवमेंट को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, बाबा रामचंद्र ने लॉन्च किया था। नाउ पीजेंट्स फोर्स्ड टू डू बेगार। नाउ क्लास, बेगार का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। पीजेंट्स को जबरदस्ती उनसे बिना पैसे के काम कराए जाते थे। अगर पैसे दिए भी जा रहे हैं सो दैट इज वेरी लेस। ठीक है, जिसमें कि आपका गुजारा नहीं हो सकता, इतने कम पैसे दिए जाते हैं, पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के अगेंस्ट बाबा रामचंद्र क्या करते हैं, मूवमेंट को लॉन्च करते हैं ना। अवध के पीजेंट्स का डिमांड क्या है क्लास, रिडक्शन इन रेवेन्यू, टैक्सेस को कम करना, एबोलिशन ऑफ बेगार, ये जो अनपेड लेबर सिस्टम है इसको बंद करना, सोशल बॉयकॉट ऑफ रिप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। इसके बाद ये बोलते हैं जितने भी लैंडलॉर्ड्स जो हम पर बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा ऑपरेस करने की कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों को हम क्या करेंगे, सोशली बॉयकॉट करेंगे, यानी कि मिल करके सभी लोग एक हो जाएंगे, जितने भी वहां पर पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, सब एक होकर इनको बॉयकॉट करने का काम करेंगे। एंड औध किसान सभा सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। और इसके अलावा इन सारे के सारे पीजेंट्स ने अपना एक एसोसिएशन भी स्टैब्लिश किया जिसको कि औध किसान सभा बोला गया, जिसको कि स्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जवाहरलाल नेहरू ने प्ले किया। और जो इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक एसोसिएशन, इन सारे के सारे पीजेंट्स की एक एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जिसका नाम है औध किसान सभा। ठीक है, ये औध बेसिकली अवध का पुराना नाम है। ठीक है, नाउ क्लास,
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी तरफ जो मूवमेंट्स है वो ट्राइबल एरियाज में भी हो रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी हो रहे हैं। सी ट्राइबल पीजेंट्स, अल्लूरी सीतारमन राजू, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करने वाले ये एक पर्सन है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। प्रिवेंटेड फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस, कौन कौन से फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस है? प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट टू ग्रेज कैटल, कलेक्ट फायरवुड्स ड्यू टू कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अलग अलग फॉरेस्ट लॉज के आने की वजह से जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं क्लास, उनको फॉरेस्ट के अंदर एंट्री पे इससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। नाउ दे कैन नॉट एंटर टू फॉरेस्ट, दे कैन नॉट ग्रेज देयर कैटल्स, दे कैन नॉट कलेक्ट फायरवुड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट कर दिए गए थे जिसमें कि वो अंदर एंटर ही नहीं कर सके। नाउ गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू बेगार फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब वो करे तो करे क्या? तो गवर्नमेंट ने उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उनको सिंपली ये ऑप्शन दिया दैट आपको रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वहां पर बेगार वाला काम, यानी कि वही जबरदस्ती फोर्स लेबर वाला काम करना है, जिसमें कि पैसे तो कई केसेस में नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो दैट इज वेरी लो, दैट इज क्वाइट लो, ठीक है। लाइवलीहुड्स एंड ट्रेडिशनल राइट्स थ्रेटेंड, इन लोगों की जो लाइवलीहुड है, इनका जो पूरा जीवन शैली था, इनकी जो जीविका थी, वो सब कुछ खतरे में आ चुकी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये तो एक बैकग्राउंड है। अब इसके लिए हुआ क्या? सी गुरिल्ला वॉरफेयर, ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज की एक इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरफेयर टैक्टिक होती है, ठीक है। नाउ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। मिलिटेंट्स, वहां पर जो अलग अलग रिबेलियंस हैं, अलग अलग जो ऐसे लोग हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि बेसिकली इन फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट हैं, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक को यूज करना स्टार्ट किया। नाउ इन सारे के सारे जो मूवमेंट्स है, ये जो ट्राइबल पीजेंट्स का जो ये मूवमेंट है, इसको लीड कर रहे थे अल्लूरी सीतारमन राजू, और ये रंपा रेबेलियन को बिलोंग करते थे, ठीक है। Who claimed astrological power and bulletproof body? Now class, this is not true, but उनका क्लेम था कि उनके पास एस्ट्रोलॉजिकल पावर है और बुलेट प्रूफ बॉडी है ना। बुलेट प्रूफ बॉडी ऑब्वियसली नहीं है, बट वो अपने फॉलोअर्स को बेसिकली एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसा बोलते हैं कि हम गोलियों से नहीं मर सकते हैं, ठीक है, गोलियों से नहीं मर सकते, ये ब्रिटिशर्स मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका कहने का ये मतलब था ताकि वो अपने फॉलोअर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस को इंस्टिल कर सके, ठीक है। He was inspired by गांधी जी, गांधी जी इनके इंस्पिरेशन थे, बट देयर वाज अ कैच। कैच क्या है क्लास? He asserted that India could be liberated only by force but not non-violence, ठीक है। इनका ये मानना था कि गांधी जी तो मेरे इंस्पिरेशन है, बट गांधी जी की जो एक टैक्टिक है कि हम नॉन वायलेंस के साथ ही इंडिया को आजाद करा लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडिया को आजाद कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें अपने हथियारों को उठाने की जरूरत पड़ेगी। ये मानना था अल्लूरी सीताराम राजू का, ठीक है, जो कि कहां को बिलोंग करते थे? जो कि बिलोंग करते थे आंध्र प्रदेश को, गुदम हिल्स को, ठीक है। नाउ क्लास, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Swaraj in the plantation. Which plantation we are talking about, class? We are basically talking about the tea plantations, okay? Now, Inland Immigration Act 1859. Inland Immigration Act 1859 के अंडर होता क्या है? Plantation worker in Assam, class, again, tea plantation workers in Assam were not permitted to leave tea gardens without permission under Inland Immigration Act of 1859. 1859 का जो ये Inland Immigration Act है, उसके अंदर प्रोविजन ये है कि जितने भी टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं जो कि आसाम के अंदर काम कर रहे हैं, वो बिना परमिशन के प्लांटेशन को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। और परमिशन, जब वो परमिशन मांगने जाते थे तो परमिशन भी बहुत रेयरली, बहुत ही कम टाइम ऐसा होता था जब उनको परमिशन मिलते थे बाहर जाने के लिए, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया क्लास? अथॉरिटीज को डिफाई करना स्टार्ट किया, यानी कि उनकी बातों को नहीं मानना स्टार्ट किया। व्हेन न्यूज ऑफ एनसीएम स्प्रेड, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो न्यूज है वो स्प्रेड होती है, सो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अथॉरिटीज को डिफाई करते हैं, यानी कि उनके बातों को मानना बंद कर देते हैं और प्लांटेशन को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। स्ट्रैंडेड ऑन वे ड्यू टू रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। नाउ क्लास, होता क्या है, दिक्कत ये है कि उस टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जो स्ट्राइक्स थी, उन स्ट्राइक्स में ये भी फंस जाते हैं और रेलवेज और स्टीमर के नहीं चलने की वजह से ये बीच ही रास्ते में पकड़े जाते हैं और बाद में इनको पुलिस पकड़ लेती है, वापस प्लांटेशन ले जाती है और इनको बहुत ब्रूटली मारा भी जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये ट्राइबल एरिया से लेकर के प्लांटेशन तक हर जगह फैल चुका था, ठीक है ना। अब क्लास मुद्दा आता है एंड ऑफ मूवमेंट। कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं क्लास? वी आर टॉकिंग अबाउट
NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड कैसे होता है, ध्यान से समझना। इसका एंड होता है बिकॉज ऑफ चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, ठीक है। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट है क्या, ध्यान से समझो क्लास। फरवरी 1922 का ये इंसिडेंट है। यहां पर होता ये है क्लास, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो कि चौड़ी चौड़ा एक जगह है गोरखपुर के अंदर, ठीक है, ये वायलेंट हो जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि लोगों का एक बोल सकते हो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट काफी पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये जो प्रोटेस्ट है क्लास, ये धीरे धीरे वायलेंट हो जाता है। एक वायलेंट पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आता है और उस टर्निंग पॉइंट में ये बहुत ज्यादा वायलेंट बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, वायलेंट बनने की वजह से प्रोटेस्टर्स सेट पुलिस स्टेशंस ऑन फायर किलिंग 22। अच्छा, वायलेंट बनता कैसे है, ध्यान से सुनना क्लास। चौड़ी चौड़ा में जो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, इनके ऊपर पुलिस जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर देती है। अब उस फायरिंग की वजह से ये जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, ये लोग भी, ये प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और ये लोग पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देते हैं, जिससे कि 22 पुलिसमैन मारे जाते हैं, ठीक है। इसको सुनने के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, तुरंत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज अगेन वायलेंस फैल रही थी और वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी मूवमेंट वायलेंस पे बेस्ड हो। ही ओनली वांटेड नॉन वायलेंट मूवमेंट। नाउ क्लास, पॉइंट इज, सिर्फ और सिर्फ चौड़ी चौरा में ही ऐसा नहीं हुआ। चौड़ी चौरा में ये इंसिडेंट होने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारे ऐसे वायलेंट एक्टिविटीज, एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गया, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी को फिर से ये डर लगने लगा कि कहीं एक बहुत बड़ा वायलेंट टर्निंग पॉइंट न ले ले, ठीक है, एक वायलेंट मूवमेंट न बन जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने तुरंत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। He felt सत्याग्रहीज needed proper training before mass struggles। अब उन्होंने ये सोचा कि सत्याग्रहीज को ट्रेनिंग की जरूरत है, इससे पहले कि वो कोई भी बड़ा स्ट्रगल करे, कोई भी बड़ा मूवमेंट लॉन्च करे, कोई भी बड़ा प्रोसेशन लीड करने का काम करे। इससे पहले उनको क्या चाहिए, इससे पहले उनको बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, ओके। नाउ अब आगे आता है क्लास नेक्स्ट पॉइंट में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है क्लास, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये साइमन कमीशन इंडिया में आई थी क्या करने के लिए, तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए, ठीक है। यानी कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए इंडिया में साइमन कमीशन आई थी इन द ईयर 1928, ठीक है। नाउ क्लास सी, It was a statutory commission set up under Sir John Simon by Tory government, ठीक है। नाउ पॉइंट ये है क्लास, उस टाइम की जो ब्रिटेन के अंदर ये जो पूरा का पूरा साइमन कमीशन है, इसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, इसको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसको इंडिया भेजा गया। जैसे ही ये इंडिया आता है, ठीक है, सर जॉन साइमन की लीडरशिप के अंदर ये इंडिया आता है। जैसे ही ये इंडिया आता है, इंडिया में आने के बाद जो लोग हैं वो इनका स्वागत करते हैं, वो इनका वेलकम करते हैं गो बैक साइमन के बोर्ड्स के साथ, ब्लैक झंडे के साथ और अलग अलग बैनर्स और पोस्टर के साथ, जिसपे सिंपली लिखा होता है गो बैक साइमन। और साथ ही साथ लोगों का स्लोगन भी होता है गो बैक साइमन। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है क्लास, साइमन कमीशन इंडिया आई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने, बट साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। सपोज आपके लिए कोई रूल बनना है, ठीक है, और वो रूल कोई बाहर का एक फॉरेन पर्सन बना रहा है, ठीक है, आपके घर का कोई मेंबर है ही नहीं उस रूल का पार्ट, ठीक है, उस रूल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपके घर के कोई इंसान नहीं है। तो साइमन कमीशन कुछ ऐसा ही था, सारे के सारे ब्रिटिश पर्सनल्स वहां पर थे, एक भी इंडियन पर्सन, एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव साइमन कमीशन का पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस ने उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड टू सजेस्ट चेंजेस। अब जैसा कि मैंने बताया, साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आई थी क्लास, इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स है और इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन सारी चीजों को सजेस्ट करने के लिए आई थी। प्रॉब्लम क्या था, इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, ठीक है, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर है, एक भी इंडियन मेंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर जो स्लोगन्स यूज किए गए, दैट इज गो बैक साइमन। ये इंडिया में आए 1928 में, ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन लाइक गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। बेसिकली जितनी भी पार्टीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं क्लास, मुस्लिम लीग के साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सब के सब ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, उन डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं और उनको इंडिया से बाहर जाने को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, रीजंस हम लोगों ने पहले ही समझ लिए, ठीक है। नाउ क्लास,
अब आता है लॉर्ड इरविन्स ऑफर एंड पूर्ण स्वराज। नाउ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं क्लास। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद जो लॉर्ड इरविन है, ठीक है, जो कि उस टाइम के वाइसराय हैं इंडिया के, वो महात्मा गांधी को एक पैक्ट साइन करने के लिए बुलाते हैं, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। एग्रीमेंट दोनों साइन करते हैं, ठीक है। नाउ सी, जो लॉर्ड इरविन का ऑफर है और पूर्ण स्वराज का क्या केस है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। इरविन्स वेग ऑफर, वेग का मतलब होता है क्लास नॉट क्लियर, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, नॉट श्योर, ठीक है। वाइसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ओके, नाउ आने वाले समय में हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल भाषा में समझो तो इंडिया को ये इंडिपेंडेंस का राइट मिल जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा फ्यूचर में इसका पता नहीं, ठीक है। ऑफर्ड राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ इसी गांधी इरविन पैक्ट के अंदर उन्होंने ये भी बात कही कि आप लंदन आइए और लंदन में हम लोग बैठ करके इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट होगा, ठीक है। नाउ डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस रेडिकल्स लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। अब ये जो गांधी और इरविन के बीच में जो ये समझौता साइन हुआ, ये जो गांधी इरविन पैक्ट था क्लास, इससे जो उस टाइम के रेडिकल लीडर्स थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जिसको की लीड कर रहे हैं, वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। एंड एक्चुअली में अगर बात करें कि आखिरकार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, तो सुनो ध्यान से। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता यह है क्लास कि जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, लंदन जाते हैं, तो वहां पर मुद्दा इस बात पर जाकर के अटक जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, सेपरेट इलेक्शंस होंगे अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अलग होगा, हिंदूज के लिए अलग होगा, और बाकी डिप्रेस क्लासेस के लिए भी अलग अलग इलेक्टोरेट्स होंगे, इलेक्शंस होंगे। और जो ये डोमिनियन स्टेटस का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एकदम बंद बक्से में चला जाता है। तो मतलब कि डोमिनियन स्टेटस और स्वराज का जो ये डिमांड था, पूर्ण स्वराज का डिमांड था, ये वहां पर फुलफिल नहीं हो पाता है। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बेसिकली डिसअपॉइंट होकर के इंडिया वापस आना पड़ता है, ठीक है। नाउ लाहौर सेशन दिसंबर 1929, ये सब कुछ होने के बाद नेहरू एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसको नेहरूज रिपोर्ट भी बोला जाता है, जिसमें कि वो अपने कुछ डिमांड्स रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और बेसिकली ये अनाउंस करते हैं कि इन डिमांड्स को 1 साल के अंदर फुलफिल करो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या फॉर्मलाइज कर दिया कि हमारा जो ये पूर्ण स्वराज का डिमांड है, इसको आप क्या करो, फुलफिल करो। और उन्होंने डिक्लेयर किया अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे, ये भी अनाउंस कर दिया गांधी जी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। दैट इज वाई, ध्यान रखना क्लास, 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक, दैट इज 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स तक जो इंडियन कांग्रेस लीडर्स हैं वो 18 सालों तक 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं, स्वराज दिवस मनाते हैं, या सिंपल भाषा में समझो तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। 28 सालों तक 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने की वजह से ये जो डेट था 26 जनवरी, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट अल्टीमेटली होता क्या है क्लास, 1947 में अल्टीमेटली 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। Now there is no sense of celebrating 26 January as Independence Day or Swaraj Divas because we officially got independence on 15th August, ठीक है। सो इस 26 जनवरी ये जो डेट है काफी इंपॉर्टेंट बन चुका था, तो इसी इंपॉर्टेंट डेट को एक रेलेवेंस देने के लिए जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बावजूद हमने उसको अडॉप्ट किया 26 जनवरी को, सो दैट उस डेट को एक रेलेवेंसी प्रोवाइड की जा सके, ओके। एंड 26 नवंबर जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था, उस डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ओके क्लास। नाउ सो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे भी अनाउंस कर दिया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द हिस्टोरिकल सॉल्ट मार्च। नाउ क्लास पॉइंट समझना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होती है सॉल्ट मार्च के साथ, ठीक है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च के साथ लॉन्च होती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद ही ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह स्टार्ट हुए थे। वो टॉपिक थोड़ा पहले आ गया, ठीक है, वो एक्चुअली इसके बाद आना था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले लॉन्च होता है, ठीक है, सॉरी, yes, actually civil disobedience, so the point is, just a minute, let me see. ओके, साइमन कमीशन के अराइवल के बाद, ओके, ठीक है। तो क्लास समझते हैं आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सो द पॉइंट इज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है विद द हिस्टोरिक सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च क्या है क्लास? सॉल्ट मार्च को ही हम लोग दांडी सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज दांडी मार्च, ओके। नाउ सी, सॉल्ट ही क्यों? आखिरकार गांधी जी ने नमक का मुद्दा ही क्यों उठाया? नमक का मुद्दा उठाने के पीछे का मेन कारण ये है क्लास, गांधी जी ने ये रियलाइज किया कि नमक पे जो टैक्स लगाया गया है, नमक एक ऐसी चीज है जो इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर इंसान को बिलोंग करता है। तो नमक जो एक ऑब्जेक्ट, नमक जो एक बेसिकली फूड आइटम है, ये पूरे के पूरे कंट्री को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। ये एक पावरफुल सिंबल बनेगा, ठीक है, हमारे मूवमेंट का। तो गांधी जी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट होल नेशन बिकॉज इट बिलोंग्स टू एवरीवन, सभी लोगों को इसकी जरूरत है। सो सॉल्ट का मुद्दा था क्या क्लास? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट लॉ लाया था। सॉल्ट लॉ के अंदर उन्होंने क्या किया कि सॉल्ट के ऊपर एक टैक्स इंपोज कर दिया। वो टैक्स क्या था? वो बेसिकली था क्या क्लास? सॉल्ट लॉ था क्या, इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले तो, कि कोई भी इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है और उसको ह्यूज क्वांटिटी में अपने पास स्टोर भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने के पीछे रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और उस पर टैक्सेस इंपोज करके उसको लोगों को बेचेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना वाज अ काइंड ऑफ इनह्यूमन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। दैट इज व्हाई ही रेज्ड द इशू ऑफ सॉल्ट, ओके। Now, so abolition of salt tax was main demand raised in letter to Viceroy Irwin, ठीक है। वाइसराय इरविन को जो इससे पहले इन्होंने इनिशियल डेज में लेटर्स लिखे थे, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सॉल्ट टैक्स का, कि ये सॉल्ट टैक्स बेसिकली क्या होना चाहिए? हटना चाहिए, ठीक है, ये सही चीज नहीं है। स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 विद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। नाउ क्लास, ये सॉल्ट मार्च की बात हो रही है। सॉल्ट मार्च स्टार्ट कब होता है? सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ ये मार्च स्टार्ट करते हैं। मार्च का मतलब होता है पैदल यात्रा, ठीक है। ये यात्रा स्टार्ट होती है क्लास साबरमती से। साबरमती में जो इनका आश्रम है अहमदाबाद में, ठीक है, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का, साबरमती से ये यात्रा कहां तक जाती है क्लास? दांडी तक जाती है, ठीक है। दांडी जो कि एक कोस्टल टाउन है गुजरात के अंदर ही, ठीक है। ये 240 माइल्स पैदल चलते हैं साबरमती से लेकर के दांडी तक, और 240 माइल्स ये 24 दिनों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और वहां पहुंचने के बाद ये बेसिकली करते क्या है क्लास? वहां पहुंचने के बाद ये सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? ध्यान से। 6 अप्रैल 1930, on 6 April 1930, Gandhi ji reached Dandi and ceremonially violated the law by manufacturing a handful or fistful of salt from boiling seawater. Now class, salt manufacture करना is a quite easy process, as we all know. सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस जो पानी है, दैट इज जो सी वाटर है, उसको उबालना है। उबालने के बाद आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो नीचे मिलेगा, दैट इज सॉल्ट। तो इन्होंने क्या किया क्लास? हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, मुट्ठी भर नमक इन्होंने बनाया, और बीइंग एन इंडियन इन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिया। हेंस जो सॉल्ट लॉ है वो सॉल्ट लॉ टूट चुका है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। मार्क्ड फॉर्मल लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहां से ही स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ क्लास, डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब यहां पर ये क्या बात कर रहे हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बेसिकली अबाउट कि हम लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर नॉन कॉपरेशन की आइडियोलॉजीज तो है ही, साथ ही साथ जो
रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं और जो रिप्रेसिव लॉज हैं ब्रिटिशर्स के, उनको भी फॉलो नहीं करने की बात की जा रही है, उन सारे लॉज को डिफाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। वी विल डिफाई ईच एंड एवरी लॉज which is going to suppress the rights of humans, ठीक है। So these were the core concept of civil disobedience movement, okay। Now why salt tax was oppressive? Salt tax आखिरकार oppressive था क्यों? See, सॉल्ट कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया क्लास, अमीर गरीब सब लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन आइटम है, खाने में यूज होता है। ब्रिटिश हैड मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोज्ड हेवी टैक्स। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट लॉ के अंदर क्या किया था क्लास, इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, ठीक है। और अपने पास एक मोनोपोली क्रिएट कर ली थी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर, सॉल्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और उस पर हेवी टैक्सेस इंपोज कर दिए। नाउ गांधी जी कॉल्ड सॉल्ट टैक्स द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। और गांधी जी ने क्या बोला कि ये जो सॉल्ट पे, जो नमक पे जो ये टैक्स लगाया है, ये सबसे ऑप्रेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, सबसे गलत कानून है जो अभी तक ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्प्रेड, ये आगे कैसे बढ़ता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सी, थाउजेंड्स ब्रोक सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट इन फ्रंट ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। जो उस टाइम की ब्रिटिश फैक्ट्रीज हैं, उनके सामने हजारों लोग क्या करते हैं क्लास, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और नमक को मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करते हैं, लिकर शॉप्स को बेसिकली तोड़ना शुरू कर देते हैं। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार टैक्सेस, ठीक है, चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के टैक्सेस को भी पे करना मना कर देते हैं। फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट किया जाने लगता है। फॉर एग्जांपल, नाउ पीपल आर वायलेटिंग रिजर्व फॉरेस्ट लॉज। उन्होंने बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर एंट्री स्टार्ट कर दी, वहां पर अपने कैटल्स को भी ग्रेज करना स्टार्ट कर दिया, कैटल रियरिंग भी स्टार्ट कर दी, जो कि बेसिकली लॉ के अगेंस्ट था, ठीक है। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन इन ह्यूज नंबर्स। और साथ ही साथ जो इतने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो विलेज ऑफिशियल्स थे, जो कि अलग अलग गांव के अंदर पोस्टेड थे, जो कि बेसिकली इंडियंस थे, उन सभी ने क्या किया क्लास, अपने अपने पोजीशन से रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के भी जो आइडियोलॉजीज थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो भी यहां पर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, वो भी यहां पर कंटिन्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब वही गांधी इरविन पैक्ट जो पहले था। सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड टू ब्रूटल रिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब्दुल गफर खान, जिनको की फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, और गांधी जी ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ओवर 1 लाख पीपल अरेस्टेड, पीसफुल सत्याग्रहीज अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन बीटन, ठीक है। ये सारी चीजें उस टाइम पे होती है। नाउ अब इसके बाद क्या होता है क्लास, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। गांधी जी इसमें अग्री हो जाते हैं कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे और सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन आएंगे। गवर्नमेंट भी अग्री हो जाती है। आप इसके रेफरेंस में सी, गांधी इरविन पैक्ट में दोनों पार्टीज ने कुछ कुछ कंडीशंस पे अग्री किया था। गांधी जी अग्री होते हैं कि वो फिलहाल के लिए क्या करेंगे क्लास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के इस बात पर अग्री हो जाती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कि किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उन सारे के सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा और उनकी जो सत्याग्रहीज की जो प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, उन सारी प्रॉपर्टीज को भी क्या किया जाएगा, उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस पे दोनों ही पार्टीज ने क्या किया क्लास, पैक्ट को साइन किया, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, सी, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था क्लास, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर था। उसके बाद गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी एक फेलियर होती है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ट्राई करते हैं अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रीलॉन्च करने की, जो कि 1934 आते आते तक अपना मोमेंटम हो चुकी होती है, ठीक है। वो उस लेवल का वापस से मोमेंटम गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। नाउ सोशल ग्रुप्स जो कि उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, कौन कौन है क्लास, रिच पीजेंट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े पीजेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे वर हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन, फॉलिंग प्राइसेस, फॉट अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, ठीक है। उनके
ये सारे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से रिच पीजेंट्स किसका पार्ट थे क्लास, वो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट थे. पुअर पीजेंट्स वर आल्सो द पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज ऑफ विच रीजन they were not able to pay rent to landlords, wanted unpaid rent remitted. वो चाहते थे कि जितने भी उनके रेंट पेंडिंग है, जितने भी उनके टैक्सेस पेंडिंग है, उन सभी को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए. ठीक है. नाउ बिजनेस क्लास वर आल्सो the participants of civil disobedience movement. It was led by Purushottam Das, Thakur Das and GD Birla. ठीक है. एंटी कोलोनियल पॉलिसीज रिस्ट्रिक्शन स्ट्रगल. ठीक है. जितने भी एंटी कोलोनियल पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये लोग क्या कर रहे हैं क्लास, ये लोग बेसिकली पार्टिसिपेट कर, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑन द urge of Mahatma Gandhi. Women participated in large numbers in marches मतलब यात्रा. मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट मैन्युफैक्चर में भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अलग अलग जो लिकर शॉप्स और फॉरेन क्लोथ्स के शॉप्स हैं उनको भी पिकेट करने में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, सी ब्रिटिश रिप्रेशन टैक्टिक. ब्रिटिश टैक्टिक का मतलब होता है, यू कैन से अ प्लान. सो मास अरेस्ट. ब्रिटिशर्स ने आखिरकार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए कौन कौन से टैक्टिक्स, कौन कौन से आइडियाज को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. सी अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. सबसे पहले एक एक करके जो भी कांग्रेस लीडर्स को ये अरेस्ट कर सकते थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट किया. पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन कैरीड आउट. ठीक है. जिस तरीके से भी, जिस लेवल तक ये ब्रूटली रिप्रेस कर सकते थे लोगों को, इन्होंने रिप्रेस करना स्टार्ट किया. पीसफुल सत्याग्रहीज वर आल्सो अटैक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पीसफुल सत्याग्रहीज, दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली. ठीक है. द डेमोन्स्ट्रेशन वाज सो पीसफुल बट स्टिल they were attacked. Okay, women and children were beaten also at that point of time. And I think ये points हमने repeat कर पहले पढ़ लिए हैं. ठीक है. ये दोबारा रिपीट हो रहा है. And 1 lakh people across the country were arrested also. ठीक है. Now गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्लास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डिसअपॉइंट होके वापस आ गए थे इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, ही फाउंड न्यू रिप्रेशन. ठीक है. ही फाउंड न्यू रिप्रेशन. अब उन्होंने उस रिप्रेशन को वापस से बेसिकली काउंटर करने के लिए अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में रीलॉन्च करने की कोशिश की. बट 1934 आते आते तक जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट था, वो अपना मोमेंटम, वो अपना जो पीक था, उस पीक को लूज कर चुका था. और ये उतना ज्यादा वैल्यूएबल और यू कैन से उतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया. ठीक है. नाउ क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम. सी 1921 टू 22 सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं. यहां पर लोगों को सिर्फ बोला गया था ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन. ठीक है. विथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. Focus on boycotting British titles, schools, courts and foreign goods. Did not involve breaking laws. यहाँ पर laws को तोड़ने की बात नहीं की गई थी, और वही डिफरेंस है यहाँ पर क्लास. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ पर बोला गया था कि जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं, स्पेशली जो रिप्रेसिव कॉलोनियल लॉज हैं, उनको भी आपको ब्रेक करना है. और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन की जब बात करते हैं, तो ये जो कॉपरेशन वाला जो आइडिया है, दैट कॉपरेशन आपको नहीं करना है. पीपल वर asked not only to refuse cooperation. सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन ही रिफ्यूज नहीं करना है, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको भी आपको ब्रेक करना है. उसकी बात यहां पर हो रही है. ठीक है. एक्टिव वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉज, टैक्स पेमेंट्स. यानी कि जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं, जितने भी रिप्रेसिव कॉलोनियल लॉज हैं, उसको यहां पर क्या किया जा रहा है क्लास, ब्रेक किया जा रहा है. उसके अगेंस्ट इंडियंस खड़े हो रहे हैं. ठीक है. दैट इज द पॉइंट ओवर. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, What were the limitations of civil disobedience movement? See, बहुत सारे जो दलित्स हैं क्लास, वो दलित्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो अभी तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनको नहीं दे पाई है. सो कांग्रेस ने बहुत सारे जो उस टाइम के शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ठीक है, उनके डिमांड्स को क्या किया था, इग्नोर किया था. कांग्रेस हैड इग्नोर्ड डिमांड्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट फॉर लॉन्ग ड्यू टू फियर ऑफ ऑफेंडिंग कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. इनको लगा कि जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस ने शेड्यूल्ड कास्ट जो उस टाइम के दलित्स थे उनको उनके राइट्स नहीं दी, जिसकी वजह से दलित्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. भीमराव अंबेडकर डिमांडेड रिजर्व सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब पूना पैक्ट के अंदर क्लास 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट के अंदर जो भीमराव अंबेडकर का ये डिमांड था कि जितने भी रिप्रेस्ड
क्लासेस हैं, ठीक है, सप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए और या फिर और साथ ही साथ कुछ रिजर्व सीट्स मिलने चाहिए। ये उनका एक डिमांड आता है, जिस डिमांड को रिजॉल्व किया जाता है कब? पूना पैक्ट के अंदर, जो कि 1932 में साइन होता है बिटवीन भीमराव अंबेडकर एंड आईएनसी, ठीक है। नाउ ल्यूकवार्म मुस्लिम रिस्पॉन्स, ल्यूकवार्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव, मुस्लिम्स का रिस्पॉन्स न दिखना, ठीक है। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फेल्ट अलाइनेटेड एज कांग्रेस ग्रू क्लोजर टू हिंदू महासभा फ्रॉम मिड 1920s, ठीक है क्लास। अब होता क्या है यहाँ पर, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है वो अपने आप को ये फील करता है कि हमें अलग कर दिया गया है। किससे अलग कर दिया गया है? कि हमें बेसिकली सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदूज के साथ, हिंदूज महासभा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अलग, ये अपने आप को अलग फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन अपना शो नहीं करते। एक सस्पिशन का एटमॉस्फेयर, एक डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, और वो डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का जो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या था क्लास? जो मेजर रीजन था वो कांग्रेस का क्लोज होना, किससे? हिंदू कम्युनिटीज और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से क्लोज होना था, ठीक है। तो इसकी वजह से मुस्लिम्स भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स शो नहीं करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। नाउ वुमेन का क्या रोल है क्लास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अलावा पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, रैलीज एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट, हम लोगों ने पहले ही पॉइंट डिस्कस कर लिए। इन्होंने भी फॉरेन क्लॉथ्स और लिकर शॉप्स को पिकेट करने में, उन सभी चीजों को हटाने में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिगेन टू सी सर्विस ऑफ द नेशन एज देयर सेक्रेड ड्यूटी। नाउ क्लास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उस टाइम पे जो वुमेन्स हैं उन्होंने ये फील करना शुरू किया कि हम अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो इससे पवित्र काम कुछ भी नहीं, ठीक है। ये उनके लिए एक सैक्रेड ड्यूटी है, ये फील करना शुरू किया इसने उस टाइम पे, जो जितने भी इंडिया के अंदर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सभी लोगों को जोड़ने के लिए आखिरकार कौन से आइडियाज, कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया गया? सी, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन एंड लैंग्वेजेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आखिरकार लोग जो अलग अलग रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, वो सब लोग एक हैं, ऐसा फील करने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, क्या किया गया? सी, फिगर्स एंड इमेजेस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशन एज भारत माता क्रिएटेड आइडेंटिटी। हमारे देश को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया ताकि सभी लोग उससे रिलेट कर सके और सभी लोगों को ये लगे कि इस फीमेल फिगर जो हमारी माँ के समान है, इनको बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक फीमेल फिगर जिसको कि बेसिकली एलिगरी बोला जाता है, जो कि एक इमेजिनरी फीमेल फिगर होती है, भारत माता की फीमेल फिगर को क्या किया गया क्लास? इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि सभी लोग रिलेट कर सके। फोकलोर एंड सॉन्ग्स, नेशनलिस्ट रिकॉर्डेड फोक टेल्स, बैलाड्स, सॉन्ग्स लाइक वंदे मातरम, ठीक है। अलग अलग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह उस टाइम पे कंपोज किए गए, जिन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स को सुनने के बाद जो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट हैं, वो नेशनलिस्ट क्या हो सके क्लास? और ज्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग को अपने अंदर डेवलप कर सके और अपने देश के लिए कुछ करने की उनके अंदर एक उम्मीद सी जाएगी, ठीक है। आइकन्स एंड फ्लैग्स, फॉर एग्जांपल ट्राई कलर, इंडिया के लिए जो ये ट्राई कलर, जो तिरंगा जिसको हम बोलते हैं, स्वराज फ्लैग, ये एक कॉमन सिंबल बन गए डिफाइंस का। डिफाइंस का मतलब होता है वही लॉज को तोड़ने का, और हमारे लिए हमारी देश, हमारी मातृभूमि, इस मातृभूमि के लड़ने के लिए, तो सॉरी, इस मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए ये जो पर्टिकुलर ट्राई कलर और स्वराज फ्लैग है, ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन के उभरता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत माता की फोटो है, जिसको कि बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले थे सी अवनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन इसको पेंट किसने किया? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? 1905 में किया था। शी वॉज एन एसेटिक फिगर। एसेटिक का मतलब होता है क्लास एक सेंट, ठीक है। एसेटिक सिंपली मीन्स अ सेंट, ठीक है। ये एक सेंट फिगर है, बहुत काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिख रही हैं, ठीक है। पीपल, इट हेल्प पीपल इन आइडेंटिफाइंग विद द नेशन। हमारा देश क्या है? हमारे देश को एक फीमेल फिगर के रूप में
देखने में लोगों को मदद करता है। और इस फीमेल फिगर जो कि एक मदरली फिगर है, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये आइडेंटिफाई, ये फील करवाने के लिए लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा इमर्ज करने में ये फिगर मदद करता है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे उन सॉन्ग्स की, तो क्लास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कंपोज किया था 1870s में वंदे मातरम, जो कि बहुत ज्यादा एक फेमस सॉन्ग बनता है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज क्लास इवोल्यूशन ऑफ ट्राइकलर फ्लैग्स। ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, सी सबसे पहले स्वदेशी फ्लैग बंगाल 1905 ट्राइकलर था, जिसमें की कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। हैड 8 लोटसेस, इसमें 8 कमल के फूल हैं, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम पे 8 प्रोविंसेस थे, तो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 लोटस वहां पर थे। ठीक है, हैड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, वहां पर एक क्रिसेंट शेप का मून भी है, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गांधी स्वराज फ्लैग जो कि 1921 में आता है, गांधी जी हैड डेजिग्नेटेड द स्वराज फ्लैग, जो कि ट्राई कलर है, जिसमें कि रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर है क्लास। इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील है, दैट इज चरखा, जो कि गांधी जी अपने पास रखते थे। और ये बेसिकली सेंटर में है, जो कि गांधीयन आइडियल्स को शो करता है। चरखा क्या शो करता है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स, उनके आइडियल्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ ट्रूथ, द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, उनको बेसिकली उसका एक सिंबल है चरखा। ठीक है, कैरिंग फ्लैग हेल्ड हाई बिकेम सिंबल ऑफ डिफाइंस। ठीक है, एक झंडा जिसको कि आप बहुत ऊंचाई पे बेसिकली लहराते हुए चलते हैं, वो किसका सिंबल बनता है क्लास, वो डिफाइंस का सिंबल बनता है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट मास्टर रिवीजन टाइमलाइन, जिसको कि आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ क्लास, विद दिस क्लास केम टू एन एंड। ये एक सिंगल वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपके ये पूरे चैप्टर को कवर किया जा सके। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड ऑब्वियसली अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई सजेशंस, कोई फीडबैक्स, तो वो आप प्लीज़ दीजिए। I will try to implement those suggestions, those feedback in my next video, and definitely I will try to be regular, okay? Because ये जो next video है ये काफी लंबे टाइम बाद आ रहा है। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था वो ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते पहले आया था। So I will try to be regular, okay? So thank you class, thank you for watching this video till the end. I hope you all guys are fine over there. So take care, goodbye, okay? Thank you.